हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दूर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शोध सारांश लेखन, यानी राइटिंग अब्स्ट्रैक्ट क्या है हमारा राइटिंग शोध सारांश लेखन किसे कहते हैं। चूँकि एक उत्तम प्रकार से लिखा हुआ शोध सारांश सभी के लिए अधिक उपयोगी होता है। शोधकर्ताओं को शोध प्रबंध लिखने के पश्चात उसका सारांश यानी समरी अब्स्ट्रैक्ट भी तैयार करना होता है। साधारणतः इस संबंध में दो परंपराएं प्रचलित है। पहला है कि कुछ शोधकर्ता शोध सारांश को शोध प्रबंध में ही अंतिम अध्याय के रूप में सम्मिलित करते हैं। क्या कुछ शोधकर्ता ऐसे होते हैं जो शोध सारांश को शोध प्रबंध में ही अंतिम अध्याय के रूप में सम्मिलित करते हैं, और कुछ शोधकर्ता शोध सारांश को एक अलग रूप में, एक पत्रिका के रूप में, छोटी पत्रिका के रूप में तैयार करते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय शोध प्रबंधन के साथ शोध सारांश का मूल्यांकन करने के लिए उसकी प्रतियां भी जमा कराते हैं। शोध सारांश ही एक ऐसा साधन होता है जिसके सहायता से शोधकर्ता अपने विचारों तथा योगदान को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। शोधकर्ता को संबंधित साहित्य में सर्वेक्षण तथा सीमाओं में शोध सारांशों का अध्ययन करना होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट नीड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्या कहलाता है। नीड इन द सेंस हमें शोध सारांश की आवश्यकता क्यों होती है। शोध सारांश की कई उपयोगिताएं होती हैं। जैसे हमारा है पहला, साधारणतः शोध प्रबंध का आकार बड़ा होता है, उसको पढ़ने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। अतः शोध सारांश में शोधकर्ताओं तथा अन्य पाठकों को समझने में सुगमता होती है और इससे समय की भी बचत हो जाती है। शोध सारांश संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन होता है। इसे एक बार में पढ़कर बोधगम्य कर सकते संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, हमारे शोध में ये चीजें की गई हैं, इन चीजों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है, इन प्रकाश डाला है। दूसरा आवश्यकता यह है कि शोध प्रबंध के मूल्यांकन में परीक्षणों की सहायता मिलती है। शोध सारांश से उन्हें संपूर्ण कार्य का बोध हो जाता है तथा जहां उन्हें आवश्यकता होती है वहां शोध प्रबंध में विस्तार से अवलोकन कर लेते हैं। तीसरी आवश्यकता यह होती है कि अन्य शोधकर्ताओं को संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण तथा समीक्षा के शोध सारांशों से अधिक सहायता मिलती है तथा समय की बचत होती है एवं उन्हें अपने क्षेत्र के शोध कार्यों का बोध हो जाता है। चौथी आवश्यकता यह है कि शोधकर्ता अपनी योगदान के प्रकाशन के लिए या अपने शोध कार्य को प्रपत्र के रूप में पत्रिकाओं को प्रकाशित करने में शोध सारांश का प्रयोग किया जाता है। अगला यह है कि शोध कार्य की आर्थिक सहायता के लिए या उसकी उपयोगिता के लिए संबंधित संस्थाओं अथवा उपभोक्ताओं को शोध सारांश की प्रस्तुत किए जाते हैं। इन संस्थाओं को शोध कार्यों की समीक्षा तथा पृष्ठांकन में सहायता मिलती है। अगला यह है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के शोध कार्य के संकलन में शोध सारांशों से सहायता मिलती है। उनको वर्गीकरण तथा प्रस्तुतिकरण में प्रयोग किया जाता है। शोध सारांशों की परिशिष्ट सूची के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि फॉर्मेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, यानी हमारे शोध सारांश का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो शोध सारांश में शोध प्रबंध की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। शोध प्रबंध के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त आलेख होता है। इसको 100 से 300 शब्दों में तैयार किया जाता है, परंतु ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। शोध सारांश में अनुसंधान का मुख्य पक्ष सम्मिलित किया जाए जिससे उसे बोधगम्य कर सके। शोध सारांश दो प्रकार से तैयार किया जाता है। पहला यह है कि शोध सारांश में शोध प्रबंध के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। पहले में क्या किया जाता है, पहले में प्रमुख बिंदुओं का प्रकाश डाला जाता है। प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। और दूसरे में क्या है, प्रमुख अध्याय प्रकाश डाला जाता है। यानी फॉर्मेट तैयार करते समय हमको दो प्रकार से हम फॉर्मेट तैयार करते हैं प्रारूप। उसका पहला क्या है, प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, दूसरे में प्रमुख अध्यायों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।
शोध सारांश में शोध प्रबंध के प्रमुख बिंदुओं का इसमें संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसका प्रारूप निम्नलिखित होता है, जैसे मान लीजिए पहला प्रस्तावना हो गया, फिर उसके बाद हमको समस्या लिखना पड़ता है, फिर शोध का उद्देश्य लिखना पड़ता है, फिर शोध परिकल्पनाएं लिखनी पड़ती, यदि कोई हो तो, कोई वो नहीं है, फिर शोध विधि न्यायादर्श लिखना पड़ता है, शोध प्रविधियों को लिखना पड़ता है, फिर मापन प्रविधियों को यानी मेजरमेंट टेक्निक को लिखना पड़ता है। इसके बाद डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा यानी प्रदत्तों का विश्लेषण देना पड़ता है, शोध का परिणाम देना पड़ता है, फिर निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। शोध सारांश को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए शोध का उद्देश्य, विधि और निष्कर्षों का ही उल्लेख किया जाता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के विषय में इस प्रारूप का अनुसरण किया जाता है। किसका? प्रमुख बिंदुओं का। दूसरा प्रकार का हमारा पॉइंट आ रहा है प्रमुख अध्याय पे भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। शोध सारांश के शोध प्रबंध के अध्यायों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसके प्रारूप में जैसे मान लीजिए पहला अध्याय होगा हमारा, दूसरा अध्याय होगा, तीसरा अध्याय होगा, चौथा अध्याय होगा, इन सभी अध्यायों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक विषयों तथा साहित्य के शोध में इसी प्रकार का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार का शोध सारांश के प्रारूप को 3 बिंदुओं में बांटा गया है। हमारा जो ये प्रमुख अध्याय है इसको 3 बिंदुओं में बांटा गया है। जैसे पहला है हमारा प्रस्तावना, दूसरा है हमारा मुख्य पक्ष और तीसरा हमारा, पहला हमारा प्रस्तावना, दूसरा मुख्य पक्ष और तीसरा है हमारा निष्कर्ष। यानी प्रमुख अध्यायों को हम लोग 3 भागों में, प्रमुख अध्याय में हम लोग 3 बिंदुओं को शामिल करेंगे। पहला हमारा क्या? प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना में हमको समस्या देना पड़ेगा, उसका उद्देश्य देना पड़ेगा, उसकी परिकल्पना देनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट मुख्य पक्ष में हमको, मुख्य पक्ष में क्या क्या? शोध विधि देना पड़ेगा, न्यायादर्श प्रविधि बतानी पड़ेगी, उसका परिणाम बताना पड़ेगा, और निष्कर्ष में क्या देंगे? शोध के निष्कर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर प्रस्तावना में शोध समस्या को, यानी जो हमारा पहला पॉइंट है, ये प्रस्तावना में 3 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में शोध समस्या को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शोध के उद्देश्य तथा महत्व को संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। शोध का मुख्य आशय क्या होता है, उसका उल्लेख करना, इन सारी चीजों का। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है मुख्य पक्ष, यानी शोध के मुख्य पक्ष में शोध की विधि, न्यायादर्श, उपकरण, प्रविधियां तथा मान परीक्षाओं का उल्लेख किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण प्रविधि के साथ परिणामों का इसमें विवरण भी दिया जाता है। इसको प्रभावशाली ढंग से एक प्रवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा आ रहा है निष्कर्ष। अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष में हमें क्या शामिल करना चाहिए। शोध के निष्कर्षों में शोध सारांश का प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि शोध के निष्कर्ष ही उसकी वैधता का प्रमुख मानदंड होता है। शोध के निष्कर्षों को स्पष्ट भाषा में कथन के रूप में लिखना चाहिए। शोध के निष्कर्ष को स्पष्ट भाषा में कथन के रूप में लिखना चाहिए। निष्कर्षों की उपयोगिता तथा योगदान का भी उल्लेख करना चाहिए। शोध सारांश को भूतकाल तथा अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, हमारे शोध की कुछ विशेषताएं होती हैं शोध सारांश की, कैसे क्या क्या होना चाहिए उनमें। तो पहली विशेषता हमारी ये हो गई कि नवीन ज्ञान के योगदान का संप्रेषण मित व्ययी हो जाता है, और दूसरा विशेषता है कि नवीन ज्ञान के प्रसारण में हमें सहायता मिलती है और सुविधाजनक भी होता है। एक अच्छे शोध सारांश की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। शोधकर्ताओं को संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण तथा समीक्षा में समय, धन और शक्ति की बचत होती है। शोधकर्ता को महत्वपूर्ण योगदान के लिए ख्याति प्राप्त होती है। कितना मतलब रिसर्च करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए शोधकर्ता को इसकी उपलब्धि भी प्राप्त होती है। अगली विशेषता यह है कि विशेषज्ञ अपनी टिप्पणी तथा सुझाव सुगमता से दे सकते हैं। शोधकर्ता को शोध प्रबंध तैयार करने में सहायता मिलती है। शोधकर्ता को शोध संस्थाओं से आर्थिक सहायता के लिए शोध सारांश ही आधार होता है। तो आज की क्लास में हमारा ये हो गया राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट, नीड एब्स्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। इन चीज़ों के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी शैली बताएंगे। शोध सारांश की शैली कैसी होनी चाहिए, शोध की शैली कैसी होनी चाहिए,
और इसके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए